नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यस्त होंगे। मैं ब्रजेश तिवारी आप सभी का हिस्ट्री मेंटोर मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब सीरीज सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता के आर्थिक विशेषताओं पर बात करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने क्रमवार वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विशेषताओं को देखा, उसके सामाजिक विशेषताओं को देखा, उसके राजनैतिक विशेषताओं को देखा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले में आज हम लोग जो है उसके आर्थिक विशेषताओं की पड़ताल करने वाले हैं कि वैदिक समाज जो है, वैदिक समाज का तात्पर्य ऋग्वैदिक समाज, देन उत्तर वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आप सभी को पता होगा कि किसी भी सभ्यता, किसी भी देश, किसी भी समाज का जो आधार होता है, जो रीढ़ होता है, वहां की अर्थव्यवस्था होती है। एक एक व्यक्ति का जीवन जो है अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है। अगर देश संपन्न है तो व्यक्ति खुशहाल रहता है, अगर देश विपन्न है, वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो व्यक्ति जो है दुखमय जीवन जीता है। तो अर्थव्यवस्था बड़ा ही रोल प्ले करती है किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता के लिए। तो वैदिक समाज का, वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इस क्रम में हम जानेंगे उनका मुख्य पेशा क्या हुआ करता था, किन किन कार्यों में वह संलग्न थे, उनके उद्योग धंधों का क्या प्रारूप था, उनके परिवहन के क्या साधन हुआ करते थे, उनका विनिमय माध्यम क्या था, किन माध्यमों से वह लेन देन करते थे। पैसों के माध्यम से लेन देन करते थे, मुद्राओं के माध्यम से लेन देन करते थे या किसी अन्य माध्यम से वह अपने लेन देन को संचालित करते थे। इन समस्त चीजों को हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे और बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि वह जो अर्थव्यवस्था थी कैसे वह भारत के आज के अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मैंने अपने हर वीडियो में इस बात पर बल डाला है कि आज का जो भारतीय समाज है वह वैदिक समाज के बहुत से तथ्यों से प्रभावित है। आज भी वह उसकी आधार रेखा बनी हुई है। आज आप जो जनपद का स्वरूप देख रहे हैं, इस जनपद के विषय में वैदिक सभ्यता में पहले ही बताया जा चुका है। मैंने राजनीतिक विशेषताओं के अंतर्गत उन समस्त चीजों के विषय में आपको बताया था। गांव की कल्पना, परिवार की कुल कल्पना, ब्लॉक की कल्पना, यह सब हमारे ऋग्वैदिक काल में हो चुकी है। तो आज का जो सभ्यता है वह बहुत ही बारीकी और बहुत ही गहराई के साथ वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो जो भारत के आज की अर्थव्यवस्था है, हम जो कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा था कि जय जवान जय किसान, जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। इस वजह से नारा दिया था कि भारतीय समाज एक कृषि मूलक समाज है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कृषि पर निर्भर है और कृषि से प्रभावित होती है। इसके तार बेटा वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इस चीज को आज हम समझाएंगे आपको कि कैसे हम जय जवान जय किसान कह सकते हैं। यह कोई तुरंत कहने वाली बात नहीं है, मन में आया हुआ यह विचार नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहराई से वैदिक सभ्यता से जो है जुड़ी हुई हैं। तो आज हम उन समस्त चीजों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, कुछ ग्रंथों के माध्यम से उनकी पड़ताल करेंगे और यह प्रूफ करेंगे कि हमारा वैदिक समाज का अर्थव्यवस्था कैसा था, कैसा वह बदला और आज वह किस स्वरूप में हमारे समक्ष है। तो मैं बिल्कुल आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये इतना जो मेरा बताने का उद्देश्य था, यह एक तरीके से इस वीडियो की रूपरेखा थी, आधारशिला थी कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए कि हम इसी विषय पे आज बात करने वाले हैं। तो हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ही प्यारे अक्षरों में वैदिक काल लिखा हुआ है और उस काल के हम लोग आर्थिक विशेषताओं के विषय में जो है बात करने वाले हैं। आर्यों का आर्थिक जीवन, आर्यों का आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन, अगर इस स्लाइड को हम पढ़े बेटा, स्लाइड कहना क्या चाह रहा है, तो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुचारण, कृषि एवं कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित था। व्यापार वाणिज्य का विकास इस समय नहीं हो सका। ठीक है, आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुचारण, कृषि
एवं कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित था। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उन पर आधारित था। व्यापार वाणिज्य का विकास इस समय नहीं हो सका था, ठीक है, नहीं हो सका था। फलतः उनकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। एज अ रिजल्ट देयर इकोनॉमी वॉज रूरल इकोनॉमी, ठीक है। जो इसका परिणाम आ रहा है वह इस रूप में आ रहा है कि इस समय की अर्थव्यवस्था जो है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था में न तो नगरों का उदय हो सका और न ही व्यापार वाणिज्य या सिक्कों का प्रचलन हो सका, ठीक है। इसका प्रमुख कारण था कि इस समय आर्यों का जीवन घुमंतु था। वे किसी निश्चित स्थान पर बहुत समय तक नहीं रह सकते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद की समकालीन मृदभांड संस्कृतियों के दौरान लोग स्थायी जीवन व्यतीत करने के आदी नहीं थे। ऐसी स्थिति में पशुपालन ही कबीलाई अर्थव्यवस्था का प्रधान तत्व था, ठीक है। अब इस स्लाइड को हम अगर आपको समझाएं तो यहाँ मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जा रहा है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वह मुख्यतः पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। मतलब एनिमल हस्बेंड्री उनका प्राइमरी बिजनेस हुआ करता था और उनके अर्थव्यवस्था का यही एक आधार रूपरेखा था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद काल के अर्थव्यवस्था की। अगर मैं ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था कहूं तो इसका तात्पर्य है 1500 से 1000, ठीक है, 1500 से 1000 बीसी, ठीक है। हम इस बीच की अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले हैं। समय के साथ साथ चीजें बदलती चली गई, समय के साथ साथ चीजें बदली। अगर मैं इस समस्त ये जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं अगर अलग से आपको समझाऊं तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वह पशुपालन कर रहा है, वह पशुपालन के कार्यों में बहुत डीपली इन्वॉल्व है। आपको मैंने पहले भी बताया है और कई बार ये मैंने बताया है कि कृषि और पशुपालन इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा। कृषि और पशुपालन इनके अर्थव्यवस्था का जो है बेटा प्रमुख आधार रहा। प्रमुख आधार रहा। उसमें भी पशुपालन जो था उसके विषय में हमें बहुत प्रमुखता से जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वैदिक के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत। और बहुत से साक्ष्य हमको ऋग्वेद में इसकी जो है मौजूदगी की गवाही देते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपको बताया कि 176 बार, आज भी बता रहा हूं, 176 बार जो है हमको गाय का उल्लेख जो है बेटा वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। गाय, काऊ। और गाय जो है इनके अर्थव्यवस्था का, पशु चारण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक केंद्र बिंदु है। गाय की महत्ता यह है कि मैंने जब आपको राजनीतिक विशेषताएं पढ़ाई उसमें मैंने ये बताया कि जो राजा चुना जा रहा है वह 2 कारणों से चुना जा रहा है और राजा का मुख्य रूप से 2 ही कार्य है। पहला कार्य क्या है? जन की रक्षा करना, जन की सुरक्षा करना। और दूसरा जो उसका कार्य है गायों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना। और गायों की रक्षा कैसे करनी है? युद्धों के माध्यम से गायों की रक्षा करनी है। और गायों के लिए जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उसको हम गवेष्ठी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गवेष्ठी कह रहे हैं। उस समय प्रॉपर्टी के लिए युद्ध नहीं हो रहे हैं, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं हो रहे हैं कि मगध की सत्ता, मगध के साम्राज्य के लोग यह चाह रहे हैं, मगध का शासक यह चाह रहा है कि हमारा विस्तार अंग हो जाए, हमारे विस्तार क्षेत्र में अंग शामिल हो जाए, वज्जी शामिल हो जाए। ऐसी भावना नहीं है इन लोगों की। इनकी भावना क्या है कि हमारे पास अधिकाधिक मात्रा में गायें हों और जो हमारे पास गायें हैं वह कोई और ना हमसे छीन के लेके चला जाए। तो इनका जो संघर्ष हो रहा है वह गायों के लिए हो रहा है। और अगर जो राजा गायों की रक्षा नहीं कर पा रहा, गायों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, जन की नहीं रक्षा कर पा रहा, उसे उसके पद से हटा भी दिया जा रहा है। तो आपका ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वह पशुपालन केंद्रित समाज है और इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। 176 बार हमको गायों का उल्लेख मिल रहा है। गवेष्ठी गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध का नाम है। यही नहीं, गोमत, गोमत एक शब्द है बेटा
जो उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति होता है उसको गोमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनवान व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जा रहा है। जैसे आज के समाज में टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास क्या क्या है? इनके पास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरीज वर्क हैं, और इनके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है इनके संपत्ति का आधार बनी हुई हैं। और उन सभी मापकों के आधार पे एक सर्वे होता है, उस सर्वे के माध्यम से हर बार ये पता चलता है कि ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन जो उस समय का अमीर व्यक्ति था उसका किस आधार पे सर्वे किया जाता था कि इसके पास कितनी गायें हैं, कितनी संख्या में इसके पास गाय है, और इसके पास कितनी संख्या में गौशालाएं हैं। समझ रहे हो आप कितनी बदलती हुई चीजें हैं। आज के समय में अगर आपके पास 1000 गौशाला है तो भी कोई मतलब नहीं है। आप अगर गौशाला का काम कर रहे हैं, अगर आप खटाल खोल के बैठे हुए हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं, भले घर घर में दूध की आवश्यकता है, लोग आपको पूछते हैं, हर घर के, शहर का हो चाहे गांव का, अब तो हर घर में अगर सुबह सुबह जो पहली बेल बजती है वो दूध वाले की बजती है, क्योंकि बिना दूध के घर में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि हम भैया गौशाला खोले हैं, 4 ठो गैया पाले हुए हैं, भले आपकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा है लेकिन आपको वो स्टेटस नहीं देंगे जो हम किसी और को स्टेटस देते हैं। लेकिन उस समाज में गौशाला खोलने वाला, गौशाला का मालिक, कितने गायों का मालिक है, ये सब आधार था कि आप कितने अमीर व्यक्ति हैं। तो चीजें बदल रही हैं बेटा, ठीक है। एक चीज और, दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि गौ के शब्दों से ही, गौ किसी भी शब्द के आगे गो लगा हुआ है और फिर शब्दों की रचना हो रही है। धनवान के लिए गोमत, उसके बाद एक शब्द है गोधन, गोहन, गोहन, गोहन। घर में जो अतिथि आता है, जो भी आपके घर गेस्ट आ रहे हैं उस समय, उनको गोहन कहा जा रहा है, अतिथि को गोहन कहा जा रहा है। यही नहीं, जो राजा है, जो राजा है, आपने पढ़ा भी होगा राजनीतिक विशेषताओं के अंतर्गत कि राजा के लिए एक शब्द उपयोग में लाया जा रहा है, गोमत, गोमत, सॉरी गोपति। क्या? गोपति। राजा को गोपति कहा जा रहा है। तो आज के समय में राजा को सम्राट कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, मालिक कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, राष्ट्रपति कहा जाता है। लेकिन उस समय राजा को क्या कहा जा रहा है? उस समय राजा को गोपति कहा जा रहा है। तो आप देख लीजिए सारे नाम जो है वो गौ पे आधारित हैं। यही नहीं, आपको ये भी पता होगा, आप सभी गांव समाज से जुड़े होंगे, आप लोग गाँव में रहे होंगे, बहुत से लोग रहते भी होंगे, बहुत से लोग शहर में आके बस गए होंगे। लेकिन जब भी शाम होता है, जब सूर्यास्त होता है, भगवान सूर्य जब है अस्त होते हैं, तो 2 चीज की मनाही होती है। एक तो आप उस समय लेट नहीं सकते हैं, अर्थात बिस्तर पे आप पड़े नहीं रह सकते हैं। दूसरा, आपको खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। जिस घर में ट्रेडिशनली चीजें चली आ रही हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक समय गांव में जब रहता था तो अमूमन शाम के समय अगर मैं बिस्तर पर लेटा रहता था या खाट पे लेटा रहता था तो मेरी दादी हमको उठा दिया करती थी और कहती थी कि यह गोधूली का बेला है, गोधूली का बेला है, इस समय नहीं सोया जाता है। तो जो शाम का समय है बेटा, उसको गोधूली कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उसको गोधूली कहा जाता था, शाम के समय को। तो आप देख लीजिए कि हमारा सब कुछ जो है वो गायों के माध्यम से संचालित हो रहा है, चाहे वो समय हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, सब कुछ हमारे लिए गाय हो चुकी हैं। यही नहीं, दूरी मापने के लिए, यहां से वहां तक की दूरी मापने के लिए जिस मापक का प्रयोग हुआ करता था उसे गवयतु कहते थे। क्या कहते थे? गवयतु कहते थे। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि हमारा समाज जो है वह पशु केंद्रित समाज है, हमारा मुख्य पेशा पशुपालन है, उसमें भी गाय हमारी जो है वह पशुपालन का मुख्य आधार है। आज जो गौ माता कहा जाता है, गायों को माता की श्रेणी में रखा जाता है, पूजा जाता है। और यही नहीं, जितने भी कर्म कांड होते हैं उसमें गऊ का जो गोबर होता है, गौर गणेश वगैरह जो भी चीजें होती हैं, जहां हवन वगैरह कुंड बनते हैं, वो गाय के गोबर से बनते हैं। विवाह वगैरह में गाय के गोबर का बड़ा महत्व होता है, पूजनीय माना गया है गाय के गोबर को। गाय के गोबर के कंडे पे जो है बहुत से ऐसे साधु सन्यासी हैं जो उसी पे बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे रिचुअल्स जो है आपके ऋग्वैदिक काल में स्टैब्लिश हो रहे हैं बेटा।
क्यों? क्योंकि गाय उनके जीवन का मुख्य आधार है। तो वो देखो हुआ क्या कि वो आपके जनजीवन का एक आधार था, इसलिए वो हमारे आस्था का विषय हो गया। तो हम गायों को जो देवताओं की, देवियों की पूजनीय श्रेणी में रखे हैं, वह इस आधार पर रखें कि वह हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थी एक समय। हम उनके दूध से जो है अपने जीवन को संचालित कर पा रहे थे। आपको मैंने खान पान जब पढ़ाया था, जब मैं इनके सामाजिक विशेषताओं को पढ़ाया, वहां मैंने खान पान के विषय में जब बताया तो ये बताया कि जौ उनका मुख्य फसल हुआ, मुख्य खाद्यान्न हुआ करता था। और जौ जो है वो या तो माठे में, जिसको हम छाछ बोलते हैं, मंठा बोलते हैं, या दही में जो है जौ के आटे को उसमें सान के वही खाया जाता था। वह उनका मुख्य आहार हुआ करता था। तो उनका पेट भरने का भी जो काम करता था वो गाय ही करता था। इस वजह से गाय उनके लिए बहुत पूजनीय हो गई, बहुत सम्माननीय हो गई, क्योंकि वह उनके अर्थव्यवस्था का आधार था। आई बात समझ में? तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमको इसको जानते रहना है। और यही नहीं, पशुपालन केंद्रित जो यह समाज था, ऋग्वैदिक समाज था, जिसका मुख्य पेशा पशुपालन था। पशु इनके लिए कई माध्यम से उपयोगी थे। सबसे बड़ी बात, इनके लिए वह खाद्यान्न के रूप में थे। ये समाज शाकाहार मांसाहार दोनों प्रवृत्ति का था। ये शाकाहार भी करते थे, मांसाहार भी करते थे। मांसाहार में ये बहुत से पशुओं का जो है वह आहार के रूप में उपयोग करते थे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। खाद्यान्न के रूप में अगर हम देखें तो भेड़, बकरी, ऊंट, ठीक है, गाय, ये सब जो है ये उपयोग किया करते थे। गाय के लिए देखिए 2-3 फैक्ट हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत से हिस्टोरियन इस पर डिस्कशन भी करते हैं कि गाय के मांस को खाया जाता था कि नहीं खाया जाता था। तो देखो, गाय के लिए एक शब्द यूज किया गया है, अघन्या। क्या यूज किया गया है? अघन्या। अघन्या का मतलब जिसे नहीं मारा जा सकता है, अघन्या। तो गाय को नहीं मारा जा सकता था। लेकिन हुआ क्या था कि कुछ ऐसे अनुष्ठान होते थे, और कुछ जब विशेष अतिथि आया करते थे तो उनको गौ मांस खिलाया जाता। तो ऐसे 1-2 साक्ष्य मिलते हैं, बट बहुत प्रमुखता से नहीं मिलते हैं। तो फाइनली हम यह मान के चलते हैं कि गाय जो है पूजनीय रही और हमारे अर्थव्यवस्था का जो है आधार रहा। इसके साथ साथ घोड़े का जो है ये लोग मांस खाया करते थे। घोड़े का मांस इस वजह से खाया करते थे क्योंकि बहुत से यज्ञों में जो है घोड़े की बलि दी जाती थी, तो इस वजह से यह घोड़े के भी मांस खाया करते थे। तो खाद्यान्न के रूप में पशु इनके लिए महत्वपूर्ण था। दूसरा, परिवहन के साधन के रूप में भी इनके लिए पशु बहुत महत्वपूर्ण रखता था, ठीक है। लेन देन के लिए भी पशु इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस समय मुद्रा का कोई चलन नहीं है, ठीक है। बार्टर सिस्टम चलता है कि मैं आपको दूध दे रहा हूं, आप उसके बदले मुझे कुछ और दीजिए। मैं आपकी जरूरतों की पूर्ति करूंगा, आप मेरे जरूरतों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो संचालन होता था वह लेन देन के माध्यम से होता था। करेंसी नहीं हुआ करती थी, एटीएम मशीन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्रेडिट कार्ड जैसा कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ सारी चीजें जो है जरूरतों पर आधारित हुआ करती थी। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं कि पशु हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हम कृषि कार्य कर रहे हैं, उसी की सहायता से कर रहे हैं, ठीक है। बैल आप देख सकते हैं, ऊंट दे सकते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम खेत की जुताई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए उस रूप में महत्व है ही है, खाद्यान्न के रूप में महत्वपूर्ण है। हमारे जनजीवन का आधार कृषि पशुपालन है। तो इसीलिए जो ऋग्वैदिक काल का समाज था बेटा, वह पशु केंद्रित समाज था। ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको समझने में बहुत महत्व रखेंगे, बहुत सहायता करेंगे। तो आप इस फैक्ट को समझिए, ठीक है। अब अगले कड़ी में हम देखेंगे कृषि को, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए, ये हम लोग ऋग्वेद के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अभी उत्तर वैदिक संदर्भ में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग ऋग्वेद के संदर्भ में चीजों को देखेंगे, ठीक है। अगर हम कृषि की बात करें बेटा, तो जो ऋग्वैदिक काल था वह कृषि मूलक समाज जो है प्राथमिक रूप से नहीं था, द्वितीयक रूप से वह कृषि मूलक समाज था, ठीक है। प्राथमिक रूप से वह पशु चारण केंद्रित समाज था, द्वितीयक रूप से जो है वह सेकेंडरी फॉर्म में अगर देखा जाए तो वह जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। इस वजह से हम इस चीज को कह रहे हैं क्योंकि
आप सभी को पता है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में हमको जो भी जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद के ही माध्यम से मिलती है। उसके बाद के कालखंड के लिए हमारे पास बहुत से साक्ष्य हैं, 3 वेद है, संहिताएं हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शूद्र काल के बहुत से ग्रंथ हैं जो हमको उस समय की जानकारी देते हैं। लेकिन ऋग्वेद के लिए हमारे पास एकमात्र ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कृषि के लिए 3 मंडलों में चर्चा की गई है। ठीक है, 3 मंडलों में जो है ऋग्वेद में हमको कृषि के संदर्भ में चर्चा मिलती है। एक तो प्रथम मंडल, ठीक है, दूसरा चौथा मंडल और तीसरा जो है 10वां मंडल। बेटा इन 3 मंडलों में हमको कृषि के विषय में चर्चा मिलती है। आप सभी को पता है कि प्रथम मंडल और 10वां मंडल ये बहुत बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये छेपक के रूप में जोड़े गए हैं और ये बहुत नवीन है। तो जो उसमें भी सबसे जो प्राइम होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारा चौथा मंडल है। चौथा मंडल जो है उसमें 97वें सूक्त में 57वें सूक्त में जो है 97वें सूक्त में 24 श्लोक है। बेटा कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं या ऋचाएं हैं जो हमको कृषि के विषय में जानकारी देती हैं। किसके विषय में जानकारी देती है? कृषि के विषय में। सोचो इतना बड़ा वेद ऋग्वेद, जिसमें आपके 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 के आसपास सूक्तियां हैं और लगभग 10,580 के करीबन आपकी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। उसमें 24 मंत्र जो है मात्र आपके कृषि की बात करते हैं। आप यहीं से इनके इंपॉर्टेंस को समझ जाइए कि यह समाज कितना कृषि को महत्व दे रहा है। ठीक है, तो इन फैक्ट्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि समाज में कृषि बहुत प्रमुख आधार नहीं था। हाँ, कृषि के विषय में चर्चा मिलती है। इन 24 श्लोकों में बहुत से फैक्ट्स हमको पता चल रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये खेत है, ठीक है, ये एक हमारा जमीन का टुकड़ा है। इसमें ये जो हल के निशान है, हल के निशान को सीता कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हल के निशान को सीता कहा जा रहा है। अगर यह फर्टाइल लैंड है, ठीक है, अगर यह फर्टाइल लैंड है तो इसको उर्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। अगर यह परती है, मतलब खेती इस पे नहीं होती है, तो इसको हम खिल्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिल्ल बोलते हैं। आई बात समझ में? और इस पूरे इलाके को जो है हम क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेत को हम क्षेत्र बोलते हैं। ये कुछ शब्द हमको जो है ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी कृषि के संदर्भ में दे रहे हैं। आप सभी को पता होगा, हमारे आपके गांव में चीजें चलती हैं कि जहां खेती बाड़ी होती है, जहां गल्ला वगैरह इकट्ठा किया जाता है, जैसे अभी धान का समय चल रहा है, ठीक है ना, 1 महीने में जो है धान की कटाई शुरू हो जाएगी। तो धान काट के एक निश्चित स्थान पे रखा जाता है। तो गांव में कई परिवारों का जो धान है वह एक ही जगह पे रखा जाता है। जैसे मान लो 5-6 परिवार हैं, तो हमारा धान यहाँ, आपका धान यहाँ, आपका धान यहाँ रख दिया गया। फिर जो भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, आते हैं और उस धान की पिटाई करके धान को अलग करते हैं। फिर धान की कुटाई होती। अब तो मान लो मशीन वगैरह सेटअप सब कुछ आ गया है, बट पहले यही चलता था। तो वो समस्त स्थान जहां इन सब चीजों को रखा जाता था उसको हम लोग खलिहान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलिहान बोलते हैं। खलिहान के लिए ऋग्वैदिक काल में खल नामक शब्द का उपयोग किया जा रहा है। खल नामक शब्द का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, खलिहान को खल बोल रहे हैं ये। और जो हल चलाने वाला व्यक्ति है, जिसको हम लोग हलवाहा बोलते हैं, हलवाहा को किवास कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हलवाहा को किवास कहा जा रहा है। जो हल चला रहा है उसको हम किवास बोल रहे हैं। इंद्र भगवान को किवास कहा गया है। क्या कहा गया है? किवास कहा गया है। तो ये सारी चीजें बेटा बदल रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश फॉर्म में नहीं है। हमको सुपरफिशियल लेवल पे इसकी जानकारी होती, बहुत प्रमुखता के रूप में हमको इसकी जानकारी नहीं हो रही है। ठीक है, मुख्य फसल की अगर हम बात करें, इस समय जो कृषि के अंतर्गत उपज है वह जौ है। जौ को हम लोग वैदिक भाषा में यव बोलते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा भी जाता है यव किसका नाम है, तो जौ का जो है नाम यव है। इसके साथ साथ धान, इसको धान्य बोलते हैं। इन सब की खेती के साक्ष्य हमको मिल रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। और इसके साथ साथ अगर हम सिंचाई के माध्यमों की बात करें कि ये जो हमारे फसल है इनकी सिंचाई कैसे हो रही है, तो सिंचाई 2 तरीकों से हो रही है। एक सिंचाई हो रही है नेचुरली, जैसे नदी के माध्यम से या आपके वर्षा जल के माध्यम से सिंचाई हो रही है ना। तो अगर हम सिंचाई के माध्यमों को देखें बेटा, सिंचाई के माध्यम,
तो दो तरीके से सिंचाई हो रही है। जो नेचुरली सिंचाई हो रही है उसको हम सोयंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोयंजा बोलते हैं। ये नदी के माध्यम से, वर्षा जल के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली जो सिंचाई हो रही है उसको हम खनित्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनित्रमा बोलते हैं, खनित्रमा बोलते हैं। और उस समय तालाब के माध्यम से, पॉन्ड और कुओं के माध्यम से जो है कृत्रिम रूप से सिंचाई की जा रही है। तो ये हमारे सिंचाई के माध्यम हो गए। और उसमें कृषि से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वह भी आपने देख लिया। ऋग्वेद में कौन से मंत्र, कितने मंत्र उसके लिए समर्पित है, इन समस्त चीजों को आपने देख लिया। तो आप अब इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वह पशु केंद्रित समाज था, कृषि वहां द्वितीयक पेशा हुआ करता था, ठीक है। बेटा आज के टाइम पे जो एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते हैं, बट अब क्रेज थोड़ा जो बढ़ रहा है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का बन रहा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, एमसीक्यू टाइप के ही आपके एग्जाम होते हैं। लेकिन अब जैसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हो गए, या तो अब ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं कि 5-6 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें से कोई स्टेटमेंट आपको सही गलत छांटना होता है। तो आपको जब कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ होगी, किसी टॉपिक के विषय में आपका समझ बेहतर हुआ रहेगा, तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि किसी भी टॉपिक को जो है बहुत गहराई से आप समझो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। तो आपने कृषि को देख लिया, पशुपालन को देख लिया। अब अगले क्रम में हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल का समाज जो है, इसका शिल्प व उद्योग धंधा क्या था, ठीक है। शिल्प एवं उद्योग धंधे मतलब इनकी मुख्य इंडस्ट्री क्या थी, इनका मेन इंडस्ट्रियल वर्क क्या था, हम इस चीज की पड़ताल कर रहे हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि उस समय ऐसे कोई रिफाइनरी कंपनियां नहीं हुआ करती थी, फिनिक्स जैसे मॉल नहीं हुआ करते थे, आईपी विजया, आईपी सिगरा टाइप का कोई मॉल नहीं हुआ करता था, ठीक है। ऐसे फैशन स्टोर नहीं हुआ करते थे, कॉस्मेटिक स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, ब्यूटी पार्लर नहीं हुआ करता था, ठीक है। और आपके जो सैलून है वैसी टाइप की कोई चीजें वहां नहीं हुआ करती थी। बहुत सिंपल समाज था, बहुत चीजें ग्राउंड लेवल पे थी और अपनी जरूरतों की चीजों को बस वह जो है उसकी आपूर्ति किया करते थे। जो जिस चीज की उनको जरूरत हो उतना ही वह उसका उत्पादन करते थे। और उस समय वह उतना डेवलप भी नहीं थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया समाज के अंतर्गत कि इनका जो सामाजिक संरचना था वह ग्रामीण संरचना था, यह गांव में विकसित समाज था। तो ये बस अपने जरूरत की चीजों को जो है उपजाते थे या उसके विषय में कार्य करते थे। तो जैसे अगर हम कपड़ों के संदर्भ में देखें तो इनको कपास का कोई ज्ञान नहीं है बेटा, ये ऊन के कपड़ों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ बढ़ई का काम हो रहा है, बढ़ई का काम हो रहा है, यहाँ चर्मकार हैं, ठीक है। चर्मकार के साथ साथ जुलाहा एक जाति है, जुलाहा है। ये सब अपने अपने छोटे छोटे कार्यों में संलग्न है। इसके साथ एक जो इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण आता है वह आता है लुहार, ठीक है। लुहार का जो कार्य है बेटा वह अयस्कों पे कार्य करता है, ठीक है, अयस्कों पे कार्य करता है। तो इस समय की जो बहुत प्रचलित धातु थी वह आपका सोना था, ठीक है, सोना था, तांबा था और कांसा था। ऋग्वैदिक काल में हमको सोना, तांबा और कांसा के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। चांदी और लौह के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लौह के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लौह की जानकारी हमको जैसे ही होती है हम तुरंत लेटर वैदिक केस जो है शुरू कर देते हैं, इसलिए हमको यहाँ लौह और चांदी के विषय में कोई जानकारी नहीं है। हमको जानकारी किसकी है? सोना की है, तांबा की है और कांसा की है। तांबा और कांसा जो है उसमें खासकर तांबा को जो बेटा यहाँ अयस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस कहा जाता है। तो इस चीज को आप जानते रहो। तो इनका जो शिल्प उद्योग है ये इन्हीं सब चीजों पे केंद्रित है और इन्हीं के माध्यम से इनका समाज संचालित हो रहा है, इनकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बेटा आपकी चिकित्सा व्यवस्था। क्या है? चिकित्सा, मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय में आपको थोड़ा जानना चाहिए। एक भीषज नाम के जो है व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। भीषज नाम के विषय में हमको जानकारी मिलती है, जो बहुत ही बड़े एक तरीके से कह सकते हैं चिकित्सक रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, बहुत जानकार रहते हैं चिकित्सा के। इन्होंने अश्विन को जो है इस कार्य में दीक्षित किया। किसको? अश्विन को। अश्विन के विषय में मैंने पहले भी आपको चर्चा किया है।
अश्विन ऐसे पहले शख्स होते हैं जिन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया था। मनु को हल चलाना सिखाया था। मनु जो है, कहा जाता है कि हम सब मनु की संतान है, और पहला जो मानव है वह मनु है। जैसे अनेक धर्मों में, ईसाईयत में, इस्लाम में आदम हव्वा का जिक्र किया जाता है, वैसे हिंदुत्व में, सनातन हिंदू में कहा जाता है कि हम सब मनु की संतान है। मनु हमारे पहले व्यक्ति है। तो इसी अश्विन ने मनु को जो है हल चलाना सिखाया था। ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, बहुत असाधारण व्यक्ति थे। इनके विषय में कहा जाता है कि यह इतने बड़े डॉक्टर थे कि उस समय एक व्यक्ति था, विश्वपाल नाम था। क्या नाम था? विश्वपाल नाम था। विश्वपाल का एक पैर ही नहीं था, तो इन्होंने कृत्रिम पैर लगाया था, आर्टिफिशियल लेग जो है उनके पैर में प्लांट किया था। ठीक है, कृत्रिम पैर जो है इन्होंने विश्वपाल को लगाया था। एक व्यक्ति है चोयन। ठीक है, चोयन को इन्होंने अमरता प्रदान की थी कि अब तुम कभी नहीं मरोगे, तो इनके पास ऐसी विधाएं हुआ करती थी। एक और व्यक्ति है ब्रिजराज। ठीक है, ब्रिजराज। ब्रिजराज की आंखें नहीं थी, ये सूर थे, ये अंध थे। तो अश्विन ने जो है उनके आंख की रोशनी वापस लाई थी चिकित्सा के माध्यम से। तो चिकित्सा जो है इनके शिल्प उद्योग धंधों के अंतर्गत अगर एक पार्ट आप और देखोगे तो चिकित्सा भी शामिल है। तो इन सभी के माध्यमों से आप इनके उद्योग धंधों को समझ सकते हो। अगला जो हमारा आएगा बेटा वो है मुख्य रूप से हमारा व्यापार वाणिज्य। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य। हम ट्रेड को थोड़ा समझें कि इनका ट्रेड क्या हुआ करता था। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि यहाँ रिफाइनरी वर्क है नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सीमेंट की इंडस्ट्री और मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज आप आज देखते हैं, एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, गेल है, भेल है, सेल है, रेल है, इस टाइप की जो फैक्ट्रीज थी उस समय नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे व्यापार भी वहां नहीं थे। वहां व्यापार क्या था? बहुत सामान्य चीजों का व्यापार होता था। जो जो चीजें वह पैदा करते थे, जिसका जिसका उत्पादन करते थे, उसी का व्यापार करते थे। और उनका व्यापार जो है इंटरनेशनल व्यापार नहीं हुआ करता था कि अब जो राजा हैं, जो जन के राजा हैं, मान लो सपोज दैट कोई एक्स व्यक्ति राजा है, तो अब ऐसा नहीं है कि राजा हवाई जहाज से अमेरिका जाएगा, अपने विषय में वहां बातचीत करने जाएगा कि हमारे क्या ये होता है, इसका ट्रेड होना चाहिए। ऐसी टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस दायरे में वह रहते हैं उनका दायरा आपको भी पता है, मैंने कई बार आपको बताया। ठीक है, ठीक है। ये वाला जो आपका इलाका है बेटा, ये आपका कश्मीर का क्षेत्र है, सप्त सिंधु प्रदेश का इलाका है। ये गंडक नदी का क्षेत्र है और यहां से गंगा यमुना का दोआब जा रहा है। दोआब के क्षेत्रों में सरस्वती नदी और यहाँ अफगानिस्तान और सिंध का कुछ क्षेत्र है। यही जो है ऋग्वैदिक सभ्यता का जो है फैलाव विस्तार है। तो ये लोग अपने इसी वस्तुओं की जो है एक दूसरे के माध्यम से लेन देन किया करते थे। तो यही इनका व्यापार हुआ करता था, जिसमें कपड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, अयश हो गया और चमड़ा वगैरह, जो भी जंतुओं के चर्मकार का मुख्य काम चमड़े का होता था, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से लेन देन किया करते थे, पशुओं का लेन देन किया करते थे। यही इनका मुख्य जो है ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, अब इसी के कड़ी में हम थोड़ा सा विनिमय माध्यम को समझेंगे। ठीक है, व्यापार के साथ साथ हम इनके विनिमय के माध्यम से, विनिमय माध्यम बेटा ये हिंदी का एक बड़ा प्यारा शब्द है। इसका मुख्य जो अर्थ होता है लेन देन। ठीक है, इसको सरल भाषा में समझो तो लेन देन। लेन देन किस चीज का लेन देन? अगर मैं आपसे गाय खरीद रहा हूं तो अगर आपकी गिर काठियावाड़ी गाय है तो उसका कीमत कम से कम 60,000 रुपया होगा। तो हम आपको 60,000 नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं है। आज के टाइम पे तो है कि हम हचाक से आपको जो है क्या कर दिए, फोन पे कर दिए, गूगल पे कर दिए, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके आपको पैसा हम दे दिए। अगर पशु मेला में गए हैं, सोन के पशु मेला में गए हैं तो, लेकिन वहां ऐसी चीजें नहीं है। वहां क्या है, अगर आप गिर काठियावाड़ी गाय खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आप हमें कुछ और दीजिए, क्योंकि कुछ है भी नहीं देने के लिए। पैसा तो है ही नहीं, मुद्रा सिस्टम है ही नहीं है, करेंसी सिस्टम है ही नहीं है, मन के मुहरे कुछ है नहीं, तो हम दें क्या आपको? तो अगर हमें गाय की आवश्यकता है तो हो सकता है आपको वस्त्र की आवश्यकता हो, आपके पास पहनने को कपड़े ना हो, आप ये काम ना करते हो। आई बात समझ में? हो सकता है आप चर्मकार ना हो तो आप चमड़े का काम ना करते हो, आपको जूते चप्पल की आवश्यकता हो, आपके पैर में जो है घाव लग रहे हैं, ठोकरें लग रही हैं तो आपको जूते चप्पल की आवश्यकता है। हो सकता है ठंडी पड़ रही हो तो आपको ऊन के वस्त्र चाहिए। तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति आप कीजिए और आपको पशु चाहिए, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी मैं करूंगा। तो ये जो समाज था ये बार्टर सिस्टम वाला समाज था।
ठीक है, वस्तुओं को लेना और उनके जरूरत की वस्तुओं को उन्हें देना। आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। गांव में आज तो थोड़ा कम हो गया है, नहीं देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा मतलब अनडेवलप गांव है वहां ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। अनडेवलप मेरा ये सेंस नहीं है कि वह गांव जो है वह सभ्य समाज नहीं है, मतलब बहुत सी वस्तुएं वहां भी नहीं पहुंच पाई हैं। रोड कनेक्टिविटी, सिटी कनेक्टिविटी बहुत कारणों से, ठीक है। जैसे ये बनारस शहर है, अब बनारस से ठीक सटा हुआ जो शहर है वहां की व्यवस्था जरूर यहां के माध्यम से चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत पास का गांव है। लेकिन वही यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर, सुदूर का गांव, उसके 40 किलोमीटर दूर तक कोई शहर ना हो, या 100 किलोमीटर दूर तक कोई शहर ना हो, तो उनका जो डेवलपमेंट है और शहर के एकदम पास से गांव का जो डेवलपमेंट है, बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आज भी बहुत से गांव में ऐसी व्यवस्था है। मैं अगर अपने अनुभव को बताऊं, और मैं अपने बहुत से चीजों को अनुभव के माध्यम से ही बताना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं 10-12 साल पहले की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे घर पे जो सब्जी देने आया करता था नहीं ना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उनका खेत हुआ करता था और वो सब्जियों को उगाती थी। और जब हमारे घर डलिया में, वो जो ऊपर खांची या डलिया उसको बोलते हैं, उसमें सब्जी रख के वो लाती थी, तो हमारी दादी उस सब्जी के बदले जो है उन्हें अनाज दिया करती थी। अब वो कहती थी कि अम्मा हमके पैसा मत दो, हमके अनाज दो, मतलब हमको अनाज दो, क्योंकि हम सब्जियां उगाते हैं, हम गेहूं धान नहीं उगा पाते हैं, हमारे पास लिमिटेड खेत है, बीघा भर खेत है, हम सब्जियों को उगाते हैं, हमको आप अनाज दीजिए, हमको पैसा मत दीजिए। तो दादी हमारी उनको अनाज दिया करती थी। क्यों? क्योंकि वह हमारे सब्जी की आपूर्ति कर रही है और हम उसके अनाज की आपूर्ति कर रहे हैं। तो गांव में बहुत हद तक यह व्यवस्था कायम रही, आज भी बहुत जगह चल रही है। लोग राशन के सामान में सामान अगर लेने जाते थे महीने भर के लिए, तो गेहूं या धान दिया करते थे उसके बदले बनिया को, कि लो इसको रखो और इसके बदले में तुम मुझे ये सामान दो। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई है। अब तो हम बिग बाजार में, यहाँ वहाँ छोटे छोटे मॉल जो खुले वहां जाते हैं, स्मार्ट पॉइंट में, और जो है स्वाइप करके सामान लेके चले आते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे समाज में कायम रही। तो ये ऋग्वेद व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है ऋग्वेद काल की देन है, हमको इस चीज को समझना होगा। तो हमारा जो लेन देन होता था बेटा, वो कुछ इन माध्यमों में होता था। इसी के साथ एक सेगमेंट और है जिसको हमको समझना है, वह है परिवहन का साधन। ठीक है, परिवहन का साधन। तो आप सभी को मैं बता दूं कि उस समय कोई जंबो जेट नहीं हुआ करता था। जंबो जेट, ये तेजस टाइप के और वंदे भारत, ठीक है, ऐसे टाइप की कोई ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी, डबल डेकर बस नहीं हुआ करती थी, लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यूनर जैसी कारें नहीं हुआ करती थी। इनके परिवहन का साधन बड़ा सीधा सिंपल था, बड़ा प्यारा था। आज भी कहीं कहीं दिख जाता है तो मन जो है बैठने के लिए बेकरार होने लगता है कि काश मैं इस पे बैठ जाऊं। ठीक है, अब तो वो हमारे विरासत का हिस्सा हो गया, उसको कहीं एक म्यूजियम में अब उसको किनारे रख दिया गया कि लोग देखें और फोटो खिंचवाए। तो जो इनके परिवहन का साधन था वो दो था, इक्का और बैलगाड़ी। इक्का और बैलगाड़ी, ठीक है। आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बचपन में खो जा रहे होंगे इसको पढ़ के, ठीक है। इक्का और बैलगाड़ी। इक्का पता है क्या होता था? इक्का मुख्य रूप से घोड़ों के माध्यम से चलता था। एक घोड़ा होता था या दो घोड़ा होता था और एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। लकड़ी का स्ट्रक्चर वह जमीन से लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा होता था, ठीक है। और दो बड़े बड़े व्हील लगे होते थे, चक्के लगे होते थे, और वो चक्के भी लकड़ी के बने हुए होते थे, ठीक है। और चक्कों का जो बाहरी हिस्सा था उस पे चमड़े से जो है उसको रोल किया जाता था, ताकि वह रोड पे चले तो लकड़ी का जो वो चक्का है वह खराब ना हो, घिसे तो उसका जो है चमड़ा घिसे और फिर उसको लगाया जा सके। इस स्ट्रक्चर में जो है इक्का बना होता था। मेरे गांव में 4-6 इक्के एक समय मौजूद हुआ करते थे। दो भाई थे, रामा धामा, दो भाई हुआ करते थे और वह इक्के जो है चलाया करते थे। उनका सुबह का समय निश्चित था कि इतने बजे वह निकलते थे और शाम को इतने बजे आते थे। तो जो हमारे गांव में शहर में रहने वाले लोग हुआ करते थे, जो आजकल अच्छी महंगी कारों से आते हैं, और मतलब अगर 10 मीटर भी जाना है, 10 किलोमीटर भी जाना है, तो वह मोटरसाइकिल से जाना पसंद नहीं करते हैं, वो कार से जाना पसंद करते हैं। वैसे लोगों के विषय मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन पहले ही जाके उन दोनों भाइयों को सहेज दिया करते थे कि चाचा हमको शहर जाना है, तो हमको गाड़ी पकड़नी है, तो हम इतने बजे आपके पास आ जाएंगे, आप हमको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ करती थी। और वो दोनों भाई भी यही कहा करते थे कि अम्मा हमारे यहाँ धान नहीं है, हमारे यहाँ गेहूं नहीं है, तो आप हमको किराया मत दीजिएगा, हमको उसके बदले धान और गेहूं दे दीजिएगा।
तो परिवहन का हमारा यह मुख्य साधन हुआ करता था। तो जो उस समय के लोग थे वह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इक्के गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। घोड़ा हमारे पास मौजूद है और मैंने पहले भी बताया कि यह हमारे परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। ठीक है, बैलगाड़ी बैलों की सहायता से चलती थी, बैलगाड़ी बैलों की सहायता से चलती थी और इसका हम कई स्तर पे उपयोग किया करते थे। खेत की जुताई के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी हम बैलगाड़ी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, परिवहन के साधन, विनिमय के साधन, ये समस्त चीजें जो मैंने अभी आज बताई वह ऋग्वैदिक सभ्यता के अंतर्गत की आर्थिक विशेषताएं हैं। इसको आप उसके अंतर्गत समझना। और हम ठीक अब इसी के साथ जो है उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था को समझने जा रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था को हम देखें बेटा, तो हम कृषि और पशुपालन के संदर्भ में अगर हम देखें, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, उत्तर वैदिक काल ना, लेटर वैदिक एज 1000 से 600 BC। ठीक है, अब देख अब चीजें कितना बदल रही हैं बेटा, चीजें कितना नहीं, बहुत ज्यादा बदल गई। इसके पहले का जो समाज था वो गौ आधारित समाज था, पशुपालन केंद्रित समाज था। वहां के राजा को क्या कहा जा रहा है? ऋग्वैदिक काल के राजा को गोपति कहा जा रहा है। अब इस समय के राजा को क्या कहा जा रहा है? भूपति कहा जा रहा है, भूपति कहा जा रहा है। ये जो भूपति है, अब यह भूमि का पति बनने के लिए परेशान है। भूमि का पति मतलब भूमि किसी महिला का पति नहीं, भू का मतलब जमीन, भूमि का मतलब जमीन का टुकड़ा। ठीक है, तो जमीन के टुकड़े का पति, पति मतलब मालिक। ये पति पत्नी वाली यहां बात नहीं हो रही, यहां भूपति का मतलब जमीन का मालिक। जमीन के मालिक बनने के लिए यह परेशान है और युद्ध लड़ रहा है। इसके पहले का व्यक्ति गोपति, गायों का पति बनने के लिए, गायों का मालिक बनने के लिए जंग लड़ाई करता है, लेकिन यह जो है भूमि के लिए लड़ाई कर रहा है। क्यों भूमि के लिए लड़ाई कर रहा है? क्योंकि उसको खेती करनी है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसको कुछ नहीं करना है, उसको खेती करनी है, साम्राज्य का विस्तार करना है। मान लो ये पुरु कबीला हो गया एग्जाम्पल, या एक्स कबीला हो गया, ये वाई कबीला है। वाई कबीला ज्यादा संपन्न है, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको हराएगा, अपना क्षेत्र बढ़ा लिया, अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। मान लो ये इसका इतना बड़ा क्षेत्र हो गया, इसके इस हिस्से में ढेर सारे जो है जंगल हैं। अब इसको आग के विषय में भी जानकारी हो गई है। और दूसरी बड़ी बात, इस काल में लौह मिल रहा है। आग और लौह के माध्यम से इन जंगलों की सफाई करते हुए जो है अपने साम्राज्य को और आगे तक बढ़ा रहा है। यहां से शुरू करता है, यहां आ गया, इन समस्त भू का जो है वह भूपति हो गया। अब उसका दायरा बढ़ गया। तो इस समय का मुख्य पेशा क्या हो जा रहा है? मुख्य पेशा खेती हो जा रही है, किसानी हो जा रही है। तो जय जवान जय किसान। अब यह किसान बनने की ओर उन्मुख है। बड़े बड़े राजा, जैसे राजा जनक, वह खेत में जो है हल जोत रहे हैं। राजा जनक जो है खेत में हल जोत रहे हैं। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि अब राजा महाराजा जो है इस कार्य को कर रहे हैं, मतलब यह हमारा मुख्य कार्य हो गया। जैसे आज का राजा लोकसभा का चुनाव लड़ता है और संसद में जाता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उस समय आपके पास कितनी जमीनें हैं, यह आपके संपन्नता का और आपके बड़े व्यक्ति होने का एक बहुत बड़ा आधार था। और राजा खेती कार्यों में संलग्न है। राजा जनक जो है खेती के कार्यों में संलग्न है। इंद्र को क्या कहा जा रहा है? इंद्र को हलवाहा कहा जा रहा है। और राजा जनक की पुत्री सीता होती हैं, जिनको खेत से उत्पन्न किया गया, बताया गया। तो ये सारी जो कहानियां हैं सब आपके उत्तर वैदिक से संबंधित है बेटा। तैत्रीय जो आपका तैत्रीय संहिता है, ठीक है, तैत्रीय संहिता में भूमि को ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? भूमि अर्थात कृषि को ब्रह्म कहा गया है। मतलब अब सर्वे सर्वा क्या हो गया? कृषि ही सर्वे सर्वा हो गया है। कृषि का इंपॉर्टेंस अब हमारे समाज में बढ़ता चला जा रहा है। किस समाज में? 1000 से 600 BC के बीच का जो समाज है उसमें अब कृषि का महत्व बढ़ रहा है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के विषय में आप सभी ने पढ़ा होगा कि अथर्ववेद में यह बताया गया है कि कैसे कीटनाशकों से अपने खेतों की रक्षा की जाए। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं? अगर धान में कीड़े लग गए या गेहूं में कीड़े लग गए या अनावश्यक घास उगाए हैं, तो ऐसी दवाइयों के माध्यम से हम उस घास को जला देते हैं, कीड़ों को मार देते हैं। और बहुत से उर्वरक
उर्वरक के माध्यम से अपने खेतों को जो है उपजाऊ बनाते हैं, फसलों को दुगना तिगुना करते हैं। इन समस्त बातों के विषय में अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है कि अनावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, अत्यधिक पानी आ जाए तो कैसे फसलों की रक्षा सुरक्षा करें। बहुत से मंत्र और टोटकों के माध्यम से जो है अथर्ववेद हमको कृषि संरक्षण के विषय में बता रहा है। ठीक है, अथर्ववेद जो है बेटा वो हमको कृषि के विषय में ज्ञान दे रहा है। तो जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है हमको उसमें कृषि के विषय में नॉलेज मिल रहा है। शतपथ ब्राह्मण में जो विधेय माधव की जो कथा है, उनके गुरु गौतम राहुगढ़ कैसे उन्होंने अपने मुख से एक विशेष अग्नि का नाम लिया और सरस्वती नदी से लेके गंडक नदी का जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र जो है जल के खाक हो गया। जमीनें लोगों के लिए जो है उपलब्ध हो गई। करो खेती, कितनी खेती करनी है। तो ये सारी जो कहानियां हमको यह बयां कर रही हैं कि इस समय का समाज कृषि मूलक समाज हो गया। पशुपालन उनके लिए अब गौड़ हो गया, अब वह खेती के कार्यों में संलग्न है। वाजसनेयी संहिता, ठीक है, वाजसनेयी संहिता बेटा यह हमें जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। क्या जानकारी दे रही है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 की संख्या में बैल जो है खेतों की जुताई कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 की संख्या में जो है बैल अब खेतों की जुताई कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद हमको यह बता रहा है कि 2 समय में फसलें बोई जा रही हैं। जैसे आज खरीफ रबी जायद जैसे टाइप की है ना कि इस समय यह फसल उस समय वह फसल, तो तैत्तिरीय उपनिषद हमको यह बता रहा है कि इस समय यह फसल बोई जाएंगी, मतलब 2 प्रकार के फसलों का वह उल्लेख कर रहा है। सारी चीजें अब बदल रही है। अब हमारे सभ्यता का, हमारे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया है? कृषि हो गया। बहुत से नई फसलें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अभी तक हम जौ के विषय में जानते थे, गेहूं के विषय में हम जान रहे हैं, चावल की अच्छी किस्मों के विषय में हमको जानकारी मिल रही है। हम सरसों पैदा कर रहे हैं, हम गन्ना पैदा कर रहे हैं, हम उड़द पैदा कर रहे हैं, चना पैदा कर रहे हैं। तो हमारे अब फसलों के प्रकार बढ़ते चले गए। आप यही यूपी का जो अतरंजी खेड़ा एटा वाला क्षेत्र है, वहां बहुत से हमको चावल के और गेहूं के किस्मों के विषय में जानकारी मिल रही है। हस्तिनापुर में हमको बहुत से फसलों के विषय में जानकारी मिल रही है। तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही है कि अब हमारा समाज कृषि कर रहा है और हम कृषि के कार्यों में संलग्न है। ऋतुओं के विषय में हमको यहाँ बातें पता चल रही हैं। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए बेटा तो अब हम कृषि मूलक समाज हो गए हैं और हम कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को जानते रहिए। और अगर इसी संदर्भ में हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन भी संचालित है, पशुपालन भी हो रहा है। यहाँ हमको 2 नए पशुओं के विषय में जानकारी मिल रही है। बस एक यही फैक्ट है जो हमको बताना है, वह है हाथी और बाघ। ठीक है, हाथी और बाघ, इन 2 जानवरों के विषय में हमको ऋग्वेद काल में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सवाल भी पूछा जाता है कि कौन से जानवरों के विषय में हमको ऋग्वेद में जानकारी नहीं थी, तो वह कौन से जानवर थे? बाघ और हाथी। इन दोनों के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो आप जानते रहो कि उत्तर वैदिक काल में हमको इनकी जानकारी भी हो रही है। कृषि के विषय में आपने समझ ही लिया कि अब ये कृषि के कार्यों में संलग्न हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक नई चीज जो हमको यहाँ देखने को मिल रही है, अभी तक हम जो कृत्रिम माध्यम से सिंचाई करते थे उसमें तालाब और मुख्य रूप से कुओं का उपयोग करते थे, लेकिन एक नई चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। वो नई चीज क्या है? वह है नहर। क्या है? नहर। नहर को हम क्या बोलते हैं? अघन्या। नहर को हम बोल रहे हैं कुल्या। ये अथर्ववेद में हमको इस विषय में जानकारी मिलता है कि हम नहरों के लिए कुल्या नामक शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ नहरों के विषय में हमको जानकारी मिली है, नहरों का जिक्र किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ना, इंदिरा कैनाल और भी बहुत से गांवों में जो है किनारे किनारे नहरें बनी हुई होती हैं, जहां नदियों का पानी नहरों में छोड़ा जाता है, उसके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। हर गाँव में होता है। जिस भी गांव का प्रधान मुखिया अच्छा व्यक्ति है, संपन्न है और अपने गांव को विकसित देखना चाहता है, वो नहरों के लिए संघर्ष आज भी कर रहा है कि हमारे गांव में नहर आ जाए ताकि हमारे गांव की सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाए, फसलों की सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाए। तो हमको अथर्ववेद के माध्यम से ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत नहरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो अब हम बड़े पैमाने पर कृषि कर रहे हैं, कृषि के कार्यों में हम इन्वॉल्व हैं और हमारा समाज अब कृषि मूलक समाज हो गया। हम अब यही जहां जन रहते हैं, अब हम जनपद हो गए हैं और हम लगातार जमीनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यही जनपद हमारा महाजनपद बनता है। आप आगे जब मगध के विषय में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मगध एक ऐसा इलाका है जहां चावल की खेती बड़े पैमाने पे हो रही है
फर्टाइल लैंड है, वहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, वहाँ नदी इलाका है, पहाड़ का क्षेत्र है, वहाँ चावल की बहुत पैदावार हो रही है, इसलिए वो ट्रेड कर रहे हैं। आप उस रूट के विषय में भी जानेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है सिंध से लेके आपके जो ये आपका कोलकाता ढाका का जो इलाका है वहां तक उसने एक रूट बनवाया था इसी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो वहां चावल की बहुत पैदावार हो रही है। ये सारी चीजें जो है आपको आगे महाजनपद काल में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इनका स्वरूप विकसित होगा, ये जनपद से महाजनपद की ओर आगे भागेंगे। तो हमको इन समस्त चीजों को अलाइन करके समझना है, कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। अगर हम आगे अब बढ़े तो अब हम बात करेंगे इनके शिल्प उद्योग धंधों की, ठीक है, शिल्प व उद्योग धंधों की। तो बेटा मैंने जो चीजें आपको ऋग्वेद में बताई ना, वो सारी चीजें यहाँ एज इट इज चल रही है। जो कार्य वहां हो रहा है वही कार्य यहां हो रहा है। बस यहाँ दो नई चीज हमको देखने को मिल रही है, दो नई चीज हमको यहाँ देखने को मिल रही है। वह है हमको ये जो लोहारों का जो कार्य होता है, ठीक है, अयस्कों के ऊपर ये जो कार्य करते हैं, हमको इसमें दो चेंजेस मिल रहे हैं, एक तो चांदी और दूसरा लोहा, ठीक है। इन दोनों के विषय में हमको जानकारी मिल रही है बेटा, ठीक है, इन दोनों के विषय में हमको जानकारी मिल रही है। और लोहा को श्याम अयस्क कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? लोहा को श्याम अयस्क कहा जा रहा है। और तांबा को जो है अयस्क कहा जा रहा है। और सोना को हिरण्य कहा जा रहा है। सोना को हिरण्य कहा जा रहा है। तो हमको शिल्प उद्योग धंधों के अंतर्गत बाकी जो मैंने ऋग्वेद में बताई वो एज इट इज यहां भी कंटिन्यू है। ये दो नई चीज हमको यहां देखने को नए रूप से मिल रही है, ठीक है। अगर इनके व्यापार वाणिज्य की हम बात करें, ठीक है, अब हम इनके ट्रेड की बात करते हैं। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य अभी भी उन्हीं संसाधनों का हो रहा है, उन्हीं वस्तुओं का हो रहा है जो ये पैदा कर रहे हैं। अब उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। दायरा यह बढ़ रहा है कि हमको यह साक्ष्य मिलता है, खासकर शतपथ ब्राह्मण में ना, शतपथ ब्राह्मण जो आपका उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, वह हमको यह बात बता रहा है बेटा कि पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र जो है, ठीक है, हमारा दायरा थोड़ा वहां तक बढ़ रहा है। हम वहां के लोगों से ट्रेड शुरू कर रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र से। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि एक डिबेट ऐसा भी है जो इस चीज को नहीं मानता है कि यह समुद्रों के विषय में जानते थे। यह जिस चीज को समुद्र कहते हैं वह विशेष रूप से क्या है, एक तरीके से जल संरक्षित क्षेत्र है, तो वह समुद्र नहीं है। लेकिन हमको शतपथ ब्राह्मण यह बताता है कि हमको समुद्रों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो रही है व्यापार के अंतर्गत। तो ये एक नया चीज है जो हम जान पा रहे हैं। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी इस काल में, जैसे पड़ी नाम का एक व्यापारी है, ठीक है, पड़ी नाम का व्यापारी है, ब्रूहू है, ठीक है, ब्रूबू है, ब्रूबू नाम है उसका, ठीक है, ब्रूबू नाम का एक व्यापारी है। तो ये सारे लोग जो है व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत आ रहे हैं। और नो डाउट कि इनका दायरा बढ़ा होगा, इनके जो लेन देन है, वस्तुएं हैं, अब उनका दायरा बढ़ा होगा। लेन देन आज भी इनका बार्टर सिस्टम से चल रहा है और इसमें कोई नई चीज इन्वॉल्व नहीं हुई है। हाँ, एक बात पता चलती है कि जो सोने का ढेर होता था जिसको हम निस्क बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लेन देन के अंतर्गत इन चीज को देखें, लेन और देन, तो सोने का ढेर, ठीक है, सोने का ढेर जिसको हम निस्क बोलते हैं, निस्क, इसके माध्यम से भी जो है हमारा कुछ व्यापार जो है लेन देन का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन एज इट इज बार्टर सिस्टम ही कि भाई तुम मेरे जरूरतों की पूर्ति करो, मैं तुम्हारे जरूरतों की पूर्ति करूं, बस यही हमारा जो है मुख्य रूप से लेन देन का माध्यम है। और इसमें कोई नई चीज इन्वॉल्व नहीं है। और अगर हम बात करें इनके परिवहन के साधनों की, तो परिवहन के साधन अभी भी इक्के गाड़ी और बैलगाड़ी हैं, ठीक है, परिवहन के साधन अभी भी इक्के गाड़ी बैलगाड़ी हैं, इक्का और बैलगाड़ी, ठीक है, ये आज भी परिवहन का साधन बना हुआ है और इसमें कोई नई चीज इन्वॉल्व नहीं हुई है। व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी पश्चिमी समुद्र की चर्चा की गई है वाजसनेयी संहिता में, ठीक है, वाजसनेयी संहिता में 2, 4, 6, 8, 10, 12 बैलों से खेती का साक्ष्य हमको मिल रहा है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो मैंने भी पहले ही बताया, उसमें 100 पतवारों के एक नाव का उल्लेख मिलता है, ठीक है, 100 पतवारों के एक नाव का उल्लेख हमको
वाजसनेही संहिता में मिलता है। ठीक है बेटा, वाजसनेही संहिता में हमको 100 मतलब उसमें 100 डंडियां लगी हैं, वैसे हमको एक पतवार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पतवार मतलब नाव होता है, तो हमको इसके विषय में जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा हमारा यह समाज जो है पूर्व के समाज से बदला है, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है वह कृषि के क्षेत्र में मिलता है। अब हम पशुपालन से बढ़कर अब हम कृषि मूलक समाज हो गए हैं और हम कृषि अब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम पशुपालन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पशुपालन छोड़ दिए हैं। अब सम्राट, अब जो राजा है उसका स्वरूप बदल गया है। राजा अब अपने पदों के लिए समिति पे और सभा पे निर्भर नहीं है, वह अपनी योग्यता, ताकत, बाहुबल के दम पर स्थापित है। तो चीजें बदल रही हैं और पशुपालन वह कर रहे हैं क्योंकि वह उनके सभ्यता का इनिशियल स्टेज रहा है, उसको वह करते हैं। आज भी आप देख लीजिए कि गांव में जो संपन्न किसान है या संपन्न किसान ना भी हो, जिनके पास 20 बीघा जमीन ना हो, 2 बीघा भी जमीन हो, उसके दरवाजे पर भी, उसके द्वार पर एक गाय जरूर खड़ी रहती है। और गांव में यह कहा जाता है कि भैया बिना गाय के जो है द्वार जो है सूना लगता है, विधवा लगता है गाय। इसलिए गाय आज भी, गाय या भैंस उनके दरवाजे, हर किसान के दरवाजे रहती है, गाय पालते हैं। अब तो शहर के लोग भी इतना ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि जो गांव को छोड़ के शहर में आके रचे बसे हैं, अगर उनके पास जमीनें हैं तो वो जरूर एक गाय पालते हैं, छोटी सी ही गैया, देसी गैया पालते हैं, क्योंकि वह भी उसी समाज के अंग रहे हैं। तो आज आप लोगों ने मुख्य रूप से वैदिक समाज के अर्थव्यवस्था को देखा, उसके अंतर्गत आप लोगों ने ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था को देखा और उत्तर वेद की अर्थव्यवस्था को देखा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में शिल्प, उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, समस्त चीजें सम्मिलित रही। सभी पहलुओं को आप लोगों ने समझा और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और यही सारी चीजें बेटा स्लाइड में भी दर्ज हैं। ठीक उसी चीज को मैं एक सेपरेट डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं, अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए या जो भी एमसीक्यू आपके सामने आए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके सही उत्तर तक पहुंचिए, खूब मन से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने अपने लक्ष्यों को हासिल कीजिए, अपने मुकाम को पाइए, अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी भाव के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो आप CUET PG मालवी एकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको आप लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारी चीजें आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।